हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। कल हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट करा था जिसमें हमने वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑफिसर्स, कंपनी क्या होती है, ये सारी चीज़ें कवर करी थी। आज की वीडियो में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पब्लिक कंपनी देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बी हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed, provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for a purpose of this act. Even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. ये बेर एक्ट की लैंग्वेज है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन। A public company is a company that is not a private company and follows the minimum capital rules set by law. तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम कैपिटल फॉलो करती है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करती तो वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। क्लॉज ए, इफ अ कंपनी डज नॉट हैव द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्राइवेट कंपनी देन इट इज अ पब्लिक कंपनी। What are the private company restrictions? A private company limits the number of members to 200 maximum. Members limit maximum 200 होती है। Restricts transfer of shares. शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब कोई भी अपने शेयर्स किसी को भी नहीं बेच सकता। इन द सेंस जनरल पब्लिक को। एक चीज समझिए, जो हम पहले भी प्राइवेट कंपनी जब हमने पढ़ा था तब हमने ये चीज पढ़ी थी, फिर भी आप एक चीज समझ लीजिए। जो पब्लिक कंपनी है वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक को देती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, किसी को भी दे सकती है लॉज और फेमा कंप्लायंसेस के साथ। इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, राइट्स इशू होते हैं, बोनस इशू होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचती है। वैसे ही जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कंपनी में शेयर्स होते हैं, उन्हें एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या फैमिली मेंबर्स हो गए या नोन पर्सन्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, किनको देती है? आफ्टर कंपनीज अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद। जनरल पब्लिक को डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती। उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो लिमिटेड लोगों तक ही अवेलेबल होता है। शेयर्स भी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ था प्राइवेट कंपनी के अंडर। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शन की बात हुई है हमारे बैरेक्ट की लैंग्वेज में। सो इफ अ कंपनी डजंट फॉलो दीज रेस्ट्रिक्शंस इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। क्लॉज बी has minimum paid up share capital as prescribed. The company must have at least the minimum amount of capital that the government says is required. कंपनी के पास इतना मिनिमम पैसा कैपिटल होना चाहिए जितना गवर्नमेंट लॉ में बोलती है। अब नोट, right now the law allows companies to be formed without minimum paid up capital, but this clause still remains in the act for legal definition. तो आज के लॉ के हिसाब से मिनिमम कैपिटल की कंडीशन हटा दी गई है, पर ये क्लॉज अभी भी डेफिनेशन पार्ट में एक्ट के अंदर है। अब प्रोविसो देख लेते हैं, स्पेशल रूल अबाउट सब्सिडियरी कंपनीज। सबसे पहले सब्सिडियरी कंपनीज होती क्या हैं ये देखते हैं। तो सब्सिडियरी कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका जो कंट्रोल है वो किसी दूसरी कंपनी के पास होता है, और जो कंट्रोल रखने वाली कंपनी है वो होल्डिंग कंपनीज होती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाटा एंड सन्स। तो जो टाटा एंड सन्स है वो होल्डिंग कंपनी है, और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, सब्सिडियरी कंपनी है, क्योंकि टाटा सन्स का टीसीएस पर कंट्रोल है। तो ये क्लियर है, ये होती है सब्सिडियरी कंपनीज। तो अब पीपीटी में देखिए, इफ अ कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी देन it will be treated as a public company by law even if its own articles say it is a private company. अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है, लॉ उसको भी पब्लिक कंपनी ही मानता है। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ भी हो कि हम प्राइवेट कंपनी है, तब भी लॉ उसे पब्लिक कंपनी ही मानेगा। इसके बाद क्लॉज 34, डायरेक्टर means a director appointed to a board of a company. A director is a person appointed to a board of director to manage and control the affairs of the
कंपनी। तो डायरेक्टर वो पर्सन होता है जिसको कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट करती है, जिससे वो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस और मैनेजमेंट को कंट्रोल और सुपरवाइज कर सके और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर सके। इसके बाद की मैनेजेरियल पर्सनल इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर, the company secretary, the whole-time director, the chief financial officer, such other officer not more than one level below the director who is in whole-time employment designated as key managerial personnel by the board, and such other officer may be prescribed. Key managerial personnel are the top important officers of the company to help run the company's daily work and take major decisions. की मैनेजेरियल पर्सनल वो सीनियर्स होते हैं जो कंपनी के डेली बेसिस वर्क को रेगुलेट करते हैं और मेजर डिसीजन लेने में कंपनी की हेल्प करते हैं। ये टॉप मैनेजमेंट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर कंपनी का ओवरऑल कंट्रोल रखते हैं और प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। कंपनी किस डायरेक्शन में जाएगी ये यही डिसाइड करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, दिस पर्सन मेक्स श्योर द कंपनी फॉलोज द लॉ एंड फाइल्स ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लीगल कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं। ये लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं ये चेक करते हैं। एमसीए फाइलिंग्स हो गई, एनुअल रिटर्न्स हो गए, बोर्ड रेजोल्यूशंस, मीटिंग सब हैंडल करते हैं, कंपनी को लीगल ट्रबल से बचाते हैं इंडीड। होल टाइम डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु वर्क्स फुल टाइम इन द कंपनी एंड हेल्प्स इन डेली मैनेजमेंट। ये डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो फुल टाइम कंपनी के लिए काम करता है और ये सिर्फ मीटिंग्स ही अटेंड नहीं करता, डेली ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में भी एक्टिव रोल प्ले करता है। Then fourth, Chief Financial Officer. This person handles money matters like accounts, budgeting and financial planning. ये कंपनी के फाइनेंसेस मैनेज करने वाला हेड होता है। अकाउंट्स मेंटेन करता है, बजट बनाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल करता है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखता है। ऑफिसर जस्ट बिलो डायरेक्टर if chosen by board. The board can choose one senior officer who works full time and is just below the level of director and call them KMPs. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो एक सीनियर ऑफिसर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो डायरेक्टर्स से थोड़ा नीचे लेवल पे होगा और फुल टाइम काम करा सकते हैं, उनको भी केएमपी डिक्लेयर कर सकते हैं। सिक्स्थ, एनी अदर ऑफिसर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। द गवर्नमेंट कैन ऐड मोर ऑफिसर्स टू दिस लिस्ट इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट फ्यूचर में और भी ऑफिसर्स को केएमपी लिस्ट में ऐड कर सकती है अगर लॉ या रूल में लिखा है तो वो भी ऑटोमेटिकली केएमपी बन जाएंगे। तो वन वर्ड में केएमपी वो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो कंपनी के डेली ऑपरेशंस, लीगल कंप्लायंसेस, फाइनेंसेस कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक डिसीजन को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। Section 2, Clause 10, Board of Directors or Board. In relation to a company means the collective body of directors of the company. The Board of Directors means all the directors of the company taken together in a group. कंपनी के सारे डायरेक्टर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, उसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ बैलेंस शीट as at the end of the financial year, a profit and loss accounts, or in the case of company carrying on any activity not for profit, an income and expenditure account for the financial year, cash flow statement for the financial year, a statement of changes in equity if applicable, and any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to in subclause 1 to subclause 4, provided that the financial statement with respect to one person company, small company and dormant company may not include the cash flow statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स का सेट होता है जो कंपनी की पूरे साल की फाइनेंशियल कंडीशंस और परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करता है। कंपनी के पास कितनी इनकम हुई है, कितनी अर्निंग्स आई हैं और कितना स्पेंड हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट दिखाता है कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी ओन क्या करती है, जैसे कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक बैलेंस, डेटर्स जिसने कंपनी को पैसे मिलने हैं, व्हाट द कंपनी ओज, लाइबिलिटीज
कंपनी को किसको किसको पैसे देने हैं, लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की एंड में कंपनी फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करती है वो डिपिक्ट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये स्टेटमेंट बताता है कितनी अर्निंग्स हुई है, हाउ मच मनी केम इन, जैसे सेल्स, फीस, इंटरेस्ट, हाउ मच मनी वेंट आउट, कंपनी ने कितना खर्च किया, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, वेदर द कंपनी मेड प्रॉफिट और लॉस। और लास्ट में ये बता देता है कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, जैसे ट्रस्ट हो गया, एनजीओ हो गया, सोसाइटी, तो वो प्रॉफिट या लॉस के अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये बताता है कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ गया। फ्रॉम बिजनेस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 3 तरह के सोर्सेस से। बिजनेस एक्टिविटीज, डेली काम से कैश, सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर्टी, मशीनरी खरीदना बेचना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लोन लेना, शेयर्स इशू करना, डिविडेंड्स लेना, ये चीजें। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, ये बताता है ओनर्स के पास शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे चेंज हुआ, लाइक न्यू शेयर्स इशूड, जैसे नए शेयर्स इशू हुए, डिविडेंड्स दिए गए, प्रॉफिट कंपनी में ऐड हुआ, ये सब। एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस, तो ये बताते हैं पैसे कैसे कैलकुलेट हुए। प्रोविसो स्पेशल रूल फॉर दीज कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी। तो डोमेंट कंपनी ये होती है जो कंपनी रजिस्टर्ड है पर अभी कुछ एक्टिव बिजनेस नहीं करती है, बहुत सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते हो इनमें, वो डोमेंट कंपनीज होती हैं। तो 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेंट कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट कंपलसरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना जरूरी नहीं होता। तो इंडीड अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं ये सेक्शन, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें बैलेंस शीट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल और डोरमेंट कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं होता। तो ये है इस क्लॉज में। सेक्शन 2 क्लॉज 41, फाइनेंशियल ईयर in relation to any company or a body corporate means the period ending on 31st day of March every year and where it has been incorporated, or on or after 1st day of January of a year, the period ending on the 31st day of March of the following year in respect whereof financial statement of the company or body corporate is made up, provided that where a company or a body corporate which is a holding company or a subsidiary or associate company of a company incorporated outside India and is required to follow a different financial year for the consolidation of its accounts outside India, the central government may, on the application made by the company or body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year, whether or not the period is a year. Provided further that any application pending before the tribunal as on the date of the commencement of the Companies Amendment Act 2019 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provisions applicable to it. Before such commencement, provided also that a company or a body corporate existing on a commencement of this act shall within a period of 2 years from such commencement align its financial year as per the provisions of this clause. तो नॉर्मली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का अकाउंट्स 1 साल का April 1 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। न्यू कंपनी रूल, अगर कोई नई कंपनी 1 जनवरी के बाद या उसी दिन रजिस्टर होती है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा लेंदी होता है। फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन डेट टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब कंपनी जिस दिन बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, वहीं से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक उसका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। सपोज कंपनी अगर 15 फेब 2025 को बनी है, सही है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर होगा 15 फेब 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक। फर्स्ट प्रोविसो, फॉरेन कंपनी लिंक, अगर इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी या एसोसिएट है और उसको ग्लोबल अकाउंट्स मैच करने के लिए अलग फाइनेंशियल ईयर चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है कि कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर अलग पीरियड का रख सकती है। ये फर्स्ट प्रोविजो में गिवन है। सेकेंड प्रोविजो देखिए, ओल्ड एप्लीकेशंस ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द
ट्रिब्यूनल, जो केसेस या एप्लीकेशंस पहले से ही ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी के पास पेंडिंग में है और जो 2019 के लॉ चेंज से पहले फाइल हुए हैं, मतलब जो 2019 के का जो लॉ है उस चेंज से पहले फाइल हुए हैं, उनको पुराने लॉ के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा। ये कहता है सेकेंड प्रोविजो, ओल्ड एप्लीकेशंस। इसके बाद थर्ड प्रोविजो, अलाइनमेंट रूल। कंपनीज एग्जिस्टिंग व्हेन दिस एक्ट स्टार्टेड, जो कंपनीज एक्ट के स्टार्ट होने के टाइम पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, मस्ट चेंज देयर फाइनेंशियल ईयर, उनको अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 31 मार्च के साथ अलाइन करना था और ये काम 2 साल के अंदर करना जरूरी था। विद इन 2 years मस्ट चेंज देयर फाइनेंशियल ईयर विद इन 2 years। तो 1 लाइन समरी अगर मैं दूँ इसकी आपको, तो नॉर्मली कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 जनवरी के बाद बनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट 31 मार्च तक होता है। फॉरेन कंपनी से लिंक्ड इंडियन कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट अलग फाइनेंशियल ईयर की परमिशन दे सकती है। 2019 से पहले जो पेंडिंग केसेस पुराने रूल्स से डिसाइड होंगे और पुरानी कंपनीज को 2 साल के अंदर अप्रैल मार्च फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 57 नेट वर्थ मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट premium account and debit or credit balance of profit and loss account after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off as per the audited balance sheet but does not include reserves created out of the re-evaluation of assets, write back of depreciation and amalgamation। नेट वर्थ का मतलब होता है कंपनी की रियल फाइनेंशियल वैल्यू, कंपनी के पास जो एक्चुअल पैसा और फंड्स बचे हुए हैं और जो लॉस और बेकार की स्पेंडिंग्स है उनको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ में अब क्या क्या इंक्लूड होता है, तो पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जो पैसा लगाया है, जैसे जो शेयर्स खरीदने के लिए अमाउंट दिया है। रिजर्व्स फ्रॉम प्रॉफिट, ये होता है कंपनी के प्रॉफिट का बचा हुआ पैसा जो फ्यूचर के लिए सेविंग्स के फॉर्म में रखा गया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंपनी शेयर्स फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर बेचती है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उसे बचता है या मिलता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ये होता है अकाउंट्स में जो लास्ट का प्रॉफिट या लॉस बचा हुआ है वो। अब इसके बाद क्या क्या माइनस होगा वो देखते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कंपनी के पिछले साल के लॉसेस जो अभी तक पे नहीं हुए हैं, रिकवर नहीं हुए हैं वो। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं जो फ्यूचर ईयर्स में धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, ऐसे खर्चे जो अभी तक अकाउंट से प्रॉपरली एडजस्ट या रिमूव नहीं हुए हैं। क्या इंक्लूड नहीं करना है, व्हाट नॉट टू इंक्लूड, रीएवैल्यूएशन रिजर्व्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ा के जो आर्टिफिशियल रिजर्व बनाया गया है उसको नेट वर्थ में काउंट नहीं करते हैं। राइटिंग बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, एसेट की डेप्रिसिएशन वापस ऐड करके जो रिजर्व बनाया उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। एमलगमेशन मर्जर रिजर्व्स, जो कंपनी मर्ज होने पर जो अकाउंटिंग एंट्री से रिजर्व बनता है वो भी नेट वर्थ का पार्ट नहीं होता, मतलब एमलगमेशन या मर्जर करने के बाद। समरी में समझिए, नेट वर्थ कंपनी के पेड अप कैपिटल, प्रॉफिट रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और बैलेंस का टोटल होता है जिसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। रीएवैल्यूएशन और मर्जर से बने हुए रिजर्व्स को नेट वर्थ में इंक्लूड नहीं किया जाता। सेक्शन 2 क्लॉज 43 प्री रिजर्व्स means such reserves which as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend provided that any amount representing unrealized gains, notional gains or re-evaluation of assets whether shown as a reserve or otherwise or any change in carrying amount of an asset or of a liability recognized in equity including surplus and profit and loss account on measurement of the asset or the liability at fair value shall not be treated as fee reserves. At fair value shall not be treated as fee reserves. Fee reserves. फी रिजर्व्स का मतलब होता है कंपनी की रियल सेविंग्स जो एक्चुअल प्रॉफिट से आई है जिसे कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकती है या यूज करती है।
डिविडेंड वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट अर्न करने के बाद शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है, दैट इज डिविडेंड। क्या फी रिजर्व्स में काउंट नहीं होता? अनरियलाइज नोशनल गेन्स, दैट इज, ये वो प्रॉफिट होता है जो पेपर्स पे दिख रहा होता है पर एक्चुअली में कंपनी को पैसे नहीं मिले होते उसके, दैट इज अनरियलाइज नोशनल गेन्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब कंपनी अपनी प्रॉपर्टी या एसेट की वैल्यू बुक्स में बढ़ा देती है पर रियल कैश नहीं आता है उसको, तो ये भी फी रिजर्व नहीं होता। एग्जाम्पल, कंपनी बोलती है हमारी बिल्डिंग पहले 10 लाख की थी, अब 20 लाख की है, बुक्स में वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन कंपनी को पैसे नहीं मिले, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। फेयर वैल्यू चेंज, कभी कभी एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू मार्केट के हिसाब से चेंज कर दी जाती है और वो अमाउंट इक्विटी या पीएल में ऐड हो जाता है, ये भी रियल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए ये फ्री रिजर्व में इंक्लूड नहीं होता। तो अगर समरी में बोले तो फी रिजर्व वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने एक्चुअल सेविंग्स करी हैं और जिससे वो डिविडेंड दे सकती है। वो अर्निंग्स या वो प्रॉफिट जो सिर्फ बुक्स में लिखा हुआ है, एक्चुअल नहीं है, वो फ्री रिजर्व में नहीं होता है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 64, शेयर मीन्स अ शेयर in the share capital of a company and includes stock. A share is a small part of ownership in the company. When you buy a share, you own a small piece of company. मतलब एक कंपनी में शेयर्स होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी अथॉरिटी होती है कंपनी में, ये कंपनी का एक पार्ट होता है, कंपनी का एक यूनिट होता है, और ये स्टॉक भी इंक्लूड करता है जो कि शेयर से कन्वर्ट होके बनते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप मीन्स such aggregate amount of money credited as paid up as in equivalent to the amount received as paid up in respect of the shares issued, and also included any amount credited as paid up in respect of shares of the company but does not include any other amount received in respect of such shares by whatever name called. Paid up share capital is the actual amount. Paid up share capital is the actual money the company has received from the shareholders for the shares they bought. तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो एक्चुअल पैसा जो कंपनी को शेयर होल्डर्स से मिल चुका होता है उन शेयर्स के बदले जो कंपनी ने इशू किए हैं, मतलब सिर्फ वही अमाउंट काउंट होता है जो शेयर होल्डर्स ने रियलिटी में पे किया हो, ना कि वो पैसा जो अभी पे करना बाकी है या अप्लाई करने के टाइम पे दिया हुआ है या जो फ्यूचर के लिए एडवांस में रखा गया हो। एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर कंपनी ने 100 शेयर्स ₹10 फेस वैल्यू के इशू किए हैं, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने अभी तक सिर्फ 8 पर शेयर की ही पे किया है, 8 पर शेयर ही पे किया है, इसकी फेस वैल्यू 10 थी पर शेयर होल्डर्स ने अभी सिर्फ 8 पर शेयर पे किया है, तो कंपनी के पास जो रियल पैसे आए हैं वो कितने आए हैं? 800, क्योंकि हमारे पास 100 शेयर्स थे, 8 की वैल्यू थी और इन्होंने 8 पर शेयर पे किया, तो हमारे पास 800 रुपीज आए हैं। तो यही 800 उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा, जो अनपेड है वो काउंट नहीं होगा। ₹2 पर शेयर अभी पेंडिंग है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 50, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मीन्स such capital as the company issues from time to time for subscription. Issued capital is the part of the company's total capital that it actually offers to people to buy the shares. Example, a company allows to create 1000 shares. This is its authorized capital, but only offers 600 shares to public. Issued capital is equal to 600. The company's remaining 400 shares are not issued yet. तो issued capital का मतलब होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास शेयर बनाने की लिमिट होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, लेकिन वो सारे शेयर्स मार्केट में नहीं निकालती। जो शेयर्स वो पब्लिक या इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है वही इशूड कैपिटल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी को लॉ ने 1000 शेयर्स बनाने की परमिशन दी है, दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इतना वो ऑथोराइज्ड है शेयर्स बनाने के लिए, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 600 शेयर्स लोगों को बेचने के लिए निकाले, तो ये हो गए इशूड कैपिटल इज इक्वल टू 600 शेयर्स। बाकी जो 400 शेयर्स हैं कंपनी के पास वो रिजर्व में रहते हैं, जो फ्यूचर में इशू किए जाते हैं। तो ये है सेक्शन 2 क्लॉज 15, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट. Called up capital is the part of share
money that the company has asked shareholders to pay. तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कंपनी ने शेयर्स की टोटल प्राइस में से जितने पैसे भी अभी शेयर होल्डर से मांगे हैं वही कॉल्ड अप कैपिटल है. एग्जाम्पल, एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है. कंपनी बोलती है अभी तुम ₹6 पे कर दो, बाद में ₹4 पे कर देना. मतलब कंपनी ने अभी जो ₹6 डिमांड किए हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल है और जो ₹4 अभी नहीं मांग रही है वो अनकॉल्ड कैपिटल है. अब आगे के लेक्चर कुछ डेफिनेशन क्लॉजेस रहते हैं, उन्हें हम कल कवर करेंगे. टिल देन, thanks for watching. Do like, subscribe my channel and hit the bell icon for all the recent updates. Bye bye.